दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा? जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना का बिहेवियर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। चाइना जिस तरीके से तिब्बत के साथ में बिहेव करता है, हाल ही के अंदर आप लोग एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक चाइना का व्यक्ति है जो कि बौद्ध के धर्म गुरुओं के ऊपर लात घूंसों से वार कर रहा है। ये ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि चाइना का बिहेव जो है हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। जिस तरीके से उसने ताइवान के ऊपर इन्वेड किया, जिस तरीके से वो 1962 के अंदर इंडिया के साथ में ट्रीट करता है, और हाल ही में आपने देखा होगा कि तिब्बत को लेकर वो बड़ा ही कंसर्न है। लेकिन यूएसए आखिरकार बीच में कर क्या रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिसेंटली एक न्यूज पब्लिश हुई है, उसके अंदर ये कहा गया है कि रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पारित किया गया है यूएसए की कांग्रेस के द्वारा, और वो पारित किया गया है 12 जून को। अभी हाल ही के अंदर ये बिल पास हुआ है, लेकिन जो बाइडेन ने अब तक इसके ऊपर कोई भी सिग्नेचर नहीं किए हैं। जैसे ही जो बाइडेन सिग्नेचर करेंगे, चाइना जो है वो एक उछाल मारने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता है कि कहीं ना कहीं तिब्बत के मामले के अंदर यूएसए जो है वो इंटरफेयर करे। जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने 12 जून को एक बिल पारित किया है जिसका नाम है तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, जिसको हम लोग रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के भी नाम से जानते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, ये इस बार तीसरी बार है। पहली 2 बार जो हो चुका है वो 2002 के अंदर और 2020 के अंदर ऑलरेडी जो है यूएसए की कांग्रेस ने इस बिल को पारित किया है। लेकिन फिर पहले वाले बिल का क्या हुआ, और इस बार जो बिल आ रहा है इससे क्या हो जाएगा ऐसा जिससे कि चाइना को बड़ा ही जो है वो परेशानी जो है झटका लग सकता है। चलिए हम लोग बात करेंगे कि रिजॉल्व तिब्बत एक्ट जो है वो क्या है, और इससे पहले जो 2 एक्ट आए थे उसका क्या हुआ फिर, और इस बार जो है जो एक्ट आया है वो कैसे इससे डिफरेंट है। आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। जो भी आप लोग एडिक्शन के अंदर हैं, चाहे अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को हमारे कोर्स के साथ में जरूर जुड़ना चाहिए। इसमें हम लोगों ने 31 टेक्निक्स को बताया है। स्टडी ग्लॉस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, अल्कोहल कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे आप लोग को 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। पोर्नोग्राफी आपकी जिंदगी जो है वो खराब कर सकती है। किस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए थे वो नहीं आते हैं। इससे आप लोग जो सक्सेस हासिल कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। जैसे आप अपनी स्टडीज के अंदर बेहतर कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर बेहतर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा और इस पोर्नोग्राफी के जंजाल से जो है वो बाहर निकलिएगा। चलिए रिसेंटली क्या हुआ है, एक सबमिट हुई है धर्मशाला के अंदर। धर्मशाला के अंदर यूएसए और तिब्बत जो है वो दोनों एक मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भारत के अंदर ये मीटिंग क्यों हो रही है? आप लोग को पता है कि 1959 से लेकर अब तक तिब्बत की जो निर्वाचित सरकार है वो भारत के अंदर रहते हुए अपना शासन चला रही है। लेकिन भारत ने आखिरकार शरण क्यों दी? चाइना ने जैसे ही इन्वेड किया था 1959 के अंदर, तो भारत ने यह सोचकर शरण दी कि एक धर्म गुरु है, बौद्धिक धर्म गुरु है, वो हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने उनको ये कहा कि आप धर्मशाला में रहते हुए अपनी सरकार जो है चला सकते हैं। जो यूएसए की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो भारत के अंदर आ चुकी हैं और अभी ये जो तिब्बत यूएसए की मीट है इसको होस्ट भी कर रही है, मतलब बेसिकली इसको हेड कर रही हैं। लेकिन नैन्सी पेलोसी के आने के बाद चाइना जो है वो बड़ा तिलमिलाया हुआ है। इसका रीजन ये है कि जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी तो उस समय चाइना ने ये कहा था कि अगर आपने ताइवान का साथ दिया तो हम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके बाद में यूएसए का ये स्टेटमेंट आया था कि अगर चाइना ने किसी भी तरीके से अपने हथियारों से हमला करना शुरू किया ताइवान के ऊपर तो हम लोग ताइवान का साथ देंगे। आज ये मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर और भारत का जो मुद्दा है, वैसे तो कोई मुद्दा है ही नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय इस पर मुद्दा जो है वो छिड़ चुका है। लेकिन यूएसए जैसे देश जो है वो इसका फायदा उठाते हैं। यूएसए ये चाहता है कि तिब्बत के मामले में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करके वो एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बनाना चाहता है, ताकि जिन भी देशों की दुश्मनी चाइना के साथ में है उनको वो फेवर में कर सके, जैसे भारत है। तो भारत को अपने फेवर में करने के लिए आज वो तिब्बत के इस मुद्दे पर जो है वो आज बोल पड़ा है और बिल जो है वो पारित कर चुका है। आप लोग जानते हैं कि तिब्बत जो है वो बहुत बड़ा एम्पायर रह चुका है। मंगोलिया के साथ साथ में इसने बहुत सारे जितने भी डायनेस्टीज है उसको भी कैप्चर किया था, लेकिन एक बार नेपाल के साथ में जरूर हार गया था। तो जैसे ही नेपाल के साथ में हारता है तिब्बत, तो वो चाइना की हेल्प लेने के लिए जाता है। लेकिन चाइना ने इस बात का गलत फायदा उठाया था। चाइना ने क्या किया, तिब्बत के ऊपर ही अधिकार कर लिया।
चाइना कहना यह है कि 13वीं शताब्दी के अंदर ये जो तिब्बत है वो बेसिकली किसका हिस्सा था, चाइना का ही हिस्सा जो है वो रह चुका है। लेकिन हम लोग ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, हम लोग 1904 के अंदर चलेंगे। 1904 के अंदर आप लोग को पता है कि भारत के अंदर तो ब्रिटिश एरा जो है वो चल रहा था, ब्रिटिश एम्पायर भारत के अंदर राज कर रहा था। वैसे ही उन्होंने अपने जो एम्पायर है उसको थोड़ा एक्सपांड किया और तिब्बत तक लेके गए थे। लेकिन जैसे ही वो तिब्बत के अंदर अपना एनकोर्स दिखाते हैं, मतलब ब्रिटिश एम्पायर जो है वो तिब्बत तक जाता है, तो उसके बाद में जो ब्रिटिश एम्पायर है उसने ये कहा कि हम लोग जो है वो अब तिब्बत से अपना जो अधिकार है वो छोड़ते हैं। जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर ने ये कहा तो चाइना ने वहां पर अधिकार कर लिया और 1912 तक अपना अधिकार जो है वहां पर रखा था। 1912 तक चाइना का अधिकार होता है तिब्बत के ऊपर, लेकिन 1912 के अंदर जैसे ही चाइनीज जो ट्रूप्स है वो वहां से एक्सपेल करती हैं लहासा से, जो कि तिब्बत की कैपिटल है, और फिर उसके बाद में तिब्बत के दलाई लामा ने तिब्बत के स्टेट को एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। 1912 से लेकर 1950 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में चाइना ने वापस से अपना अधिकार जो है वो तिब्बत के ऊपर दिखाना शुरू किया और उसके बाद में लगभग 40,000 जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने इन्वेड कर दिया था तिब्बत के ऊपर और पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। इसके बाद में चाइना इनवाइट करता है दलाई लामा को चाइना के अंदर कि आप आइए, हम लोग बैठकर इस मुद्दे को जो है वो सुलझाएंगे। लेकिन इसके बाद में लगभग 3 लाख जो तिब्बतीन लोग हैं वो पूरी तरीके से पोटला पैलेस जो है उसको घेर लेते हैं। पोटला पैलेस वही है जहां पर दलाई लामा रहा करते हैं, तो पोटला पैलेस जो है इसको घेर लिया जाता है। उसके बाद में यहां से 10 मार्च 1959 को 1959 के अंदर दलाई लामा वहां से निर्वासित होते हैं और 31 मार्च 1959 को वो भारत के अंदर पहुंचते हैं और भारत के अंदर उनका स्वागत किया जाता है। यही वो पोटला पैलेस है जहां पर दलाई लामा रहा करते थे। अभी भी जो है वो बहुत सारे धर्मगुरु यहां पर रहते हैं। चाइना यानी कि तिब्बत जो है, तिब्बत की धर्मगुरु दलाई लामा एक बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए घाटियों से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहुंचते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत लंबा रास्ता है, लगभग इसको तय करने के अंदर 20 दिन इनको लगते हैं और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इनका स्वागत किया था और भारत के अंदर शरण दी थी। उस समय दलाई लामा जो थे वो 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ में भारत के अंदर आते हैं और धर्मशाला के अंदर रहते हुए अपनी सरकार को रन करते हैं। देखिए, क्या वाकई में आज जो है वो भारत के अंदर रहते हुए वो एक देश कहला सकते हैं? तो मैं आप लोग को बताता हूं कि देश कहलाने के लिए 4 शर्तें होना जरूरी है। पहली शर्त तो ये है कि किसी भी देश के साथ पास में जो है वो खुद की लैंड एरिया होना चाहिए। दूसरा, उसके पास में जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, उसके पास में सॉवरेनिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके। और चौथा जो है उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहां पर तिब्बत के पास में ना तो उसका कोई लैंड एरिया है और ना ही सॉवरेनिटी है। वो भारत में रहते हुए अपनी सरकार चला रहा है, इसलिए हम लोग उसको एक कंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। भारत एक कंट्री है, भारत चारों शर्तों को पूरा करता है। अच्छा, अब देखते हैं कि आखिरकार ये पंचेन लामा जो है वो कहां पर गए हैं। दलाई लामा सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उसके बाद में उससे नीचे वाली जो पोस्ट होती है वो पंचेन लामा की होती है। भारत के अंदर जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री तो एक पद है, जबकि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति हैं। वैसे ही दलाई लामा एक पद है और ग्यात्सो जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। तो दलाई लामा की जो नीचे वाली पोस्ट होती है वो पंचेन लामा होती है। जैसे ही कोई लड़का 6 साल का होता है तो उसको पंचेन लामा की पोस्ट दे दी जाती है। ये जो पंचेन लामा है वो जैसे ही 6 साल का होता है 1995 के अंदर, तो चाइना को ये लगता है कि ये अब दलाई लामा जो है वो बन सकता है आगे आने वाले समय के अंदर। तो उससे पहले ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको किडनैप कर लेते हैं और इसको चाइना के अंदर रख लेते हैं। इसीलिए पंचेन लामा, जिनका नाम आप लोग देख सकते हैं, ये पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर जो है, 6 साल की उम्र के अंदर एक पॉलिटिकल प्रिजनर बन गए थे। चलिए हम लोग बात करते हैं आखिरकार उस एक्ट के बारे में जिसको हम लोग कह रहे हैं रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। आखिरकार इसको पारित करने से होगा क्या? पहली बात तो यह है कि चाइना जिस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है तिब्बत के बारे में कि तिब्बत जो है वो भारत के साथ में मिला हुआ है और कभी भी जो है वो चाइना के ऊपर आक्रमण कर सकता है, ऐसा कहना है चाइना का, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। तो ये कहा गया है यूएसए के द्वारा कि हम उस फंड का यूज करेंगे और चाइना जिस डिसइंफॉर्मेशन को फैला रहा है उसको बंद करेंगे। डिसइंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत। चाइना क्या कर रहा है कि जो तिब्बत की हिस्ट्री है उसके साथ में भी छेड़छाड़ कर रहा है, तो यूएसए जो है इसको रोकेगा। तीसरी बात यह है कि तिब्बत हैज बीन ए पार्ट ऑफ चाइना सिंस एंशिएंट टाइम। चाइना कहना यह है कि 13वीं शताब्दी से ही तिब्बत जो है
वो चाइना का हिस्सा रह चुका है, लेकिन यूएसए जो है इस बात को नकारता है। तो यूएसए कहना यह है कि जो चाइना ने अधिकार कर रखा है तिब्बत के ऊपर वो सरासर गलत है, ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। चाइना को पंचेन लामा को छोड़ना पड़ेगा और तिब्बत पर अधिकार जो है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो है वो लीडर्स को करना पड़ेगा। कहां पर? तिब्बत के अंदर। तब जाकर वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो बहाल हो पाएगी। इसके साथ में वहां पर सोशो कल्चर जितनी भी एक्टिविटीज है उनको बहाल करना पड़ेगा। तब जाकर तिब्बत जो है वो एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। फाइनली एक ज्योग्राफिकल वैल्यू जो है, एरिया, वो क्रिएट करना पड़ेगा तिब्बत के लिए। और ये पूरा का पूरा ये जो प्रावधान है वो उस बिल के अंदर लिखा गया है। लेकिन यूएसए इससे पहले 2 बार भी तो बिल ला चुका है। देखिए, यूएसए की कोशिश है कि तिब्बत को एज ए कंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए और वहां पर वापस से उसको ज्योग्राफिकल लोकेशन पर रीलोकेट किया जाए, ताकि भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है वो तो कहीं हद तक सुलझेगा ही, लेकिन तिब्बत का जो मामला है तिब्बत और चाइना के बीच में वो बहुत हद तक जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन यूएसए, आखिरकार यूएसए का खुद का इंटरेस्ट क्या है? देखिए, यूएसए जो है वो एक पॉलिटिकल प्रेशर यहां पर क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि चाइना के जो दुश्मन हैं इससे, जैसे भारत है, तो चाइना और भारत जो है वो आपस में एनिमी है, तो भारत जो है वो यूएसए के पक्ष में आ जाएगा। और यही किसका मानना है? यूएसए का मानना है। आपकी क्या राय है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार यूएसए जो है वो हर मामलों के अंदर दखलंदाजी क्यों करता है। आप लोग हमारे 31 डेज हार चैनल के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें आप लोग अल्कोहल एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। वेबसाइट विजिट कीजिएगा studyclose.com और वहां पर अल्कोहल कूपन कोड यूज कीजिएगा, जिससे आप लोग को 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो प्लीज इससे बाहर निकलिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।